हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे किसी अवरोध या अपने कह सकते हैं शक्ति के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विवर्तन को पढ़ रहे थे और उसमें अपने ने एक डायग्राम बनाया था। वापस अपने क्योंकि अपने ने सिर्फ शक्ति की एक्स पर स्थित बिंदु पर विवर्तन प्रतिरूप पढ़ा था कि वो किस प्रकार का विवर्तन वहां कैसे मतलब पी बिंदु की स्थिति कैसी होगी। तो ये अपने ने देख लिया कि वो पी बिंदु है वो हमेशा क्या रहेगा, यानी चमकीला होगा या कह दें दीप्त होगा, प्रदीप्त होगा। ये डिपेंड किस पे करेगा? शक्ति के आकार पर। अगर आकार अपने ने बड़ा लिया है तो उसकी तीव्रता कम होगी, और अगर आकार अवरोधक या शक्ति का कम है तो तीव्रता वहां ज्यादा होगी। नेक्स्ट अपने वापस मैं एक बार बना देती हूँ डायग्राम। ये कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये अपने ने क्या लगा रखा है? कोई अवरोधक कह दो या कह दो शक्ति है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत अवरोधक और इसके बीच की दूरी है वो सीमित है, मतलब या कह दे परिमित है। जो तरंगागर निकलेगा बिंदु स्रोत से वो उसका आकार इस प्रकार का गोलीय तरंगागर के रूप में। यानी ये कोई गोलीय तरंगागर है। इस तरंगागर को नाम दे दिया W डैश। इससे आगे जो विवर्तन प्रतिरूप होगा वो अपने इस पर्दे पर देख रहे हैं, यानी ये क्या लगा है? कोई पर्दा लगा है। शक्ति की जो x है और x पर स्थित कोई बिंदु क्या लिया था? P लिया, और P पर अपने आयाम कह दो या तीव्रता कह दो वो अपने पढ़ चुके हैं, जो पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे यानी अनाक्षीय बिंदुओं पर। अनाक्षीय बिंदुओं का मतलब यानी x से हट करके जो बिंदु स्थित है उसके लिए। अनाक्षीय बिंदु जैसे देखो, विप्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें जैसे निकल रही है अवरोधक या किनारों से, यानी इस प्रकार से पर्दे पर जाकर के यहाँ गिर रही है। मान लो ये वाली जो प्रकाश किरण यहाँ गिर रही है, यानी ये जो भाग होगा इसको F कह दें, इसको G ले लिया। मान लो बिंदु लिए अपने F और G। F से जो G तक का भाग यानी के बीच वाला जो भाग है ये कैसा होना चाहिए? यानी छायामय भाग, छाया होनी चाहिए। यहाँ पे लाइट नहीं होगी क्योंकि लाइट के आगे तो अपने ने अवरोध रख दिया, शक्ति रख दी। तो F से ऊपर और G से अगर नीचे चले तो प्रकाशमय भाग है। इससे बीच के अगर रीजन की बात करें तो वो छायामय क्षेत्र है, ये कह सकते हैं। अपने ने ले लिया अनाक्षीय कोई बिंदु, अनाक्षीय बिंदु जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया P1 बिंदु, जहां पर अपने आयाम का मान देखना चाह रहे हैं। P1 पर आयाम कह दो या तीव्रता कह दो, ये कितनी होगी। इसके लिए S जो लाइट सोर्स है, S लाइट सोर्स से P1 बिंदु को अपने थोड़ा सा ऊपर कर देते, P1 यहाँ है। इस P1 के लिए यानी इसका जो ध्रुव बिंदु होगा वो क्या होगा? O1 होगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि इस P1 पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी या आयाम का जो मान होगा उसका जो मान है वो तरंगागर के कौन से भाग के कारण या कितने भाग के कारण ये शक्ति है या अवरोध है। थोड़ा सा इसको डार्क बना देना, ऐसे पता चले अपने को कि हाँ ये अवरोधक कोई रखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले तो ये ध्रुव बिंदु लेने जरूरी है, यानी W डैश जो तरंगागर है उसका जैसे P के लिए निकाला तो ध्रुव बिंदु वो रखा, आधा
भाग हो गया ओ डब्ल्यू और आधा था ओ डब्ल्यू डैश। अब P1 के लिए इसका हो गया ध्रुव बिंदु O1, तो यानी तरंगागर किसके कारण है, यानी O1 W के कारण, और दूसरा किसके कारण, यानी तरंगागर का भाग कौन सा O1 W डैश वाला, यानी ये बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपने को जब ये कहे ना कि छाया क्षेत्र में स्थित अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, तो ये तीव्रता डिपेंड किसके ऊपर करेगी कि भी अपने ये मान लें जैसे ए बिंदु थोड़ा सा चक्की का आकार जैसे इतना बड़ा नहीं बना करके जैसे इतना सा बना लें, जैसे ये बना लिया, ठीक है। ये मैं बिंदु नाम दे देती हूँ ए, और ये बिंदु क्या है बी है। भाई इसके चक्की के जो दोनों सिरे बना ले लास्ट की, ए और बी। अब देखो लाइट है ए से होकर के P1 पर पहुंचे और दूसरी बी से होकर के यानी कहाँ पर पहुंचे, यानी P1 के ऊपर पहुंचे। तो इनके बीच में जो पथांतर होगा, कितना पथांतर होगा, उस पथांतर के ऊपर डिपेंड करेगा कि P1 के ऊपर तीव्रता कैसी होगी, मतलब वहां तीव्रता का मान कम होगा, ज्यादा होगा, या मतलब दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अपने इसमें ये कहेंगे कि जो W ए तक का भाग है और इधर बी से W डैश तक का जो तरंगागर का भाग है, उसको अपने ये ऐसे मान के चलेंगे कि भी ये इस प्रकार का बिहेव करेंगे कि मान लो एक लाइट सोर्स है जो कहाँ रखा है, ए पर रखा है, और दूसरा लाइट सोर्स है जो कहाँ पे रखा है, यानी कि बी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ए और बी पर जो लाइट सोर्स रखे हुए हैं वो एक कला संबद्ध स्रोत की तरह काम करेंगे, और वो कला संबद्ध स्रोत से कहाँ P1 पर प्रकाश किरणें जा रही है, तो उन प्रकाश किरणों के बीच में पथांतर कितना होगा, यानी बिंदु P1 पर परिणामी तीव्रता, या क्या कह सकते हैं, या अपने आयाम भी बोल सकते हैं। भी अपने पास आयाम आ जाएगा तो तीव्रता भी आ जाएगी। ये बिंदु कैसा है, अनाक्षीय, यानी ये भी ध्यान रखना है, ये एक्स पर नहीं होकर के कहां पर स्थित है, यानी अनाक्षीय बिंदु है, एक्स से हट करके अपने ने लिया है, अनाक्षीय है। मैंने क्या बताया कि तरंगागर के जो भाग है ए से डब्ल्यू वाला और दूसरा यानी बी से डब्ल्यू डैश वाला, ये तरंगागर पर स्थित बिंदु ए जैसे और तरंगागर पर स्थित बिंदु बी, ये दोनों क्या करेंगे, कला संबद्ध स्रोत की तरह काम करेंगे, यानी ए और बी दोनों क्या है ऐसे काम करेंगे कि ए और बी जो है वो दो लाइट सोर्स है, और दोनों लाइट सोर्स कैसे है, दोनों लाइट सोर्स कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है। अब अपने को निकालना हो कि यहाँ P1 पर आयाम कितना होगा, यानी P1 पर आयाम का मान वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि ए व बी से कहां पर P1 पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों में पथांतर पर। भी सबसे पहले अपने आयाम निकाल लेंगे ना, तो आयाम से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि दो अगर लाइट सोर्स ए और बी बन गए तो ए और बी से जो प्रकाश किरणें P1 पर पहुंच रही है उनके अंदर पथांतर कितना है। तो इनके बीच में पथांतर देखो, पथांतर अपने ऐसे लिख सकते हैं बी P1 माइनस ए P1, यानी ये क्या हो गया, पथांतर हो गया। अब अपने नहीं पता कि कितना होगा, अपने मान के चले यदि पथांतर कितना है, यदि ये पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 या जैसे 7 λ/2 डॉट डॉट इसी प्रकार से चले, तो जो विवर्तन प्रतिरूप अपने को दिखाई देगा कहाँ पर,
यानी कि P1 पर, तो वो क्या होगी, कैसी फ्रिंज बनेगी या किस प्रकार का P1 बिंदु अपने को दिखाई देगा, वो दिखाई देगा अदीप्त, यानी अदीप्त। यानी यदि पथांतर ये है तो P1 बिंदु क्या होगा, अदीप्त होगा। पहली कंडीशन है, ये मान के चले। दूसरी कंडीशन, यदि पथांतर का मान कितना हो, यानी 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 6 लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा का समगुणज लिया अपने ने। अगर इसके अकॉर्डिंग है तो किस प्रकार का बिंदु होगा P1, तो इसमें P1 होगा वो परदीप्त होगा, यानी परदीप्त। तो अपने क्या कह सकते हैं कि ये जो पथांतर है वो पथांतर किस प्रकार का है। यदि वो इस प्रकार लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना एक दो स्टेप लिख करके तो आप ये बता सकते हो कि ये पथांतर अगर इनके बराबर आ रहा है इसके, तो P1 बिंदु पर यानी तीव्रता कम होगी, या ये कह सकते हो वहां अदीप्त फ्रिंज या वलय बनेगी। यदि यही पथांतर हो सकता है, मे बी यदि ये पथांतर यानी 2 लैम्डा बाई 2 हो या 4 लैम्डा बाई 2, इसी प्रकार से 6 लैम्डा बाई 2 और लास्ट का यानी अपने लिख सकते हैं। तो यानी अगर ये इसके बराबर आता है तो P1 पर तीव्रता ज्यादा होगी, ज्यादा यानी कि P1 बिंदु कैसा होगा, परदीप्त होगा। तो यहाँ पर ये देखिए अपने कि P1 पर जो फ्रिंजे बनती है वो व्यतिकरण के कारण बनती है, और व्यतिकरण के कारण जो फ्रिंजे या वलय बनती है वो परदीप्त बनेगी और अदीप्त बनेगी। तो यानी परदीप्त और अदीप्त जो वलय बनती है वो समान ही बनती है, भी उनका आकार अपने कह सकते हैं या उनके मध्य जो अंतराल है वो क्या कह सकते हैं, समान होता है। तो P1 के बारे में आप लोगों को बस इतना सा ही बताना है कि अपने ने क्या ले लिया, कोई अनाक्षीय बिंदु, और वो भी किसके अंदर, यानी जो छाया क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है P1। P1 पर तीव्रता कह दो या आयाम का मान कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, तीव्रता का मान, पथांतर पर। पथांतर कितना कि जैसे तरंगागर के भाग जो बच गए ऊपर वाला चक्ति के और B से W डैश नीचे वाला, तो अपने ये मानेंगे यहाँ पे कि A और B बिंदु है वो किसका काम करेंगे, दो प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे, और दो प्रकाश स्रोत की तरह काम करेंगे। तो ये दोनों लाइट सोर्स मान लिए जैसे, और दोनों कला संबद्ध है, तो इनके कारण P1 पर जो प्रकाश किरणें पहुंचेगी, तरंगें पहुंचेगी, उनमें जो पथांतर होगा, और जो पथांतर होगा वो अगर लैम्डा बाई 2 का यानी विषम गुणज है तब तो कैसा P1 होगा, वो अदीप्त होगा। यदि लैम्डा बाई 2 का समगुणज लिया है तो यानी जो P1 बिंदु है वो कैसा होगा, परदीप्त होगा, या कह सकते हैं अपने परदीप्त वलय बनेंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके जो छायामय क्षेत्र को छोड़ करके अगर F से ऊपर या G से नीचे की बात करें, अगर इस रीजन में अपने ले एक और बिंदु जैसे P लिया, P1 लिया, नेक्स्ट अपने कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया, कौन सा P1, इसको P2 मान ले। इसके ऊपर अपने को निकालना है किसका मान, यानी प्रकाश की तीव्रता का मान, ये O2। यानी अब देखना जो बिंदु P2 है, बिंदु कौन सा P2 पर, क्योंकि इसके लिए ध्रुव बिंदु O2 है, तो तरंगागर का आधा भाग तो हो गया O2 से W, आधा भाग है, और आधा हो गया कौन सा, यानी O2 से W डैश वाला। लेकिन O2 से W डैश वाले पार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ तो चकती लगी हुई है, तो यहाँ O2 से A तक का जो भाग है वहां से प्रकाश जा सकता है, या फिर B से W डैश वाला जो भाग है वहां से इसके ऊपर प्रकाश जा सकता है, यहाँ से तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ अपने कह सकते हैं कि P2 पर, एक बार इसको मिटो देते हैं और वापस से लिखते हैं, P2 पर या कहें अनक्षीय बिंदु, और वो भी प्रकाशमय क्षेत्र में स्थित, यानी प्रकाशमय क्षेत्र में स्थित अनक्षीय बिंदु, इसी का सब टॉपिक कह सकते हैं प्रकाशमय क्षेत्र में स्थित
अनाक्षीय बिंदु, बिंदु का नाम भी लिख देते हैं, P2 पर तीव्रता, ये अपने पढ़ रहे हैं। तो देखो P2 पर तीव्रता होगी किसके किसके कारण? नंबर 1, यानी तरंगागर के आधे भाग WO2 का प्रभाव, यानी तरंगागर, और वो भी कैसा? अर्ध तरंगागर, अर्ध तरंगागर WO2 के कारण। दूसरा किसके कारण होगा? WO2 वाला तो ये हो गया, क्योंकि यहां से दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, तो प्रकाश P2 पर जाएगा, उनकी बात करें। फिर देखो A से B वाला ढका हुआ है, और O2 से A के बीच का भाग, अब ये O2 से A के बीच का भाग कितना, इसमें से अर्धावर्ती कटिबंध खुला रहेगा, लेकिन अपने लिख तो सकते हैं कि तरंगागर के भाग O2 A के कारण, तरंगागर के भाग O2 A के कारण, यानी ये तीव्रता, अर्ध तरंगागर WO2 के कारण तीव्रता, तरंगागर के भाग O2A के कारण तीव्रता, और तीसरा किसके कारण? यानी B से W डैश वाले भाग के कारण। अर्ध तरंगागर नहीं बोल सकते इसको, अब ये कहेंगे तरंगागर के भाग BW डैश के कारण तीव्रता। 3 बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपने काम की चीज सिर्फ 2 ही है, ये और ये, क्योंकि BW डैश और इसकी जो दूरी है, ये दूरी क्या है? यानी ज्यादा है, दूरी ज्यादा है किससे? यानी कि P2 से। ज्यादा होने के कारण, इसके कारण तीव्रता को अपने नगण्य मान करके, या आयाम को कह दे नगण्य मान करके क्या कर देंगे? छोड़ दो। यानी टोटल आयाम की तो बात करेंगे तो अपने लिखेंगे क्या? अर्ध तरंगागर WO2 के कारण तीव्रता, या आयाम कह दो, प्लस तरंगागर के भाग O2A के कारण आयाम। अब बात करें अपने नंबर 1 की, अर्ध तरंगागर के कारण। देखो पूरे तरंगागर के कारण आयाम कितना होता है? पूरे तरंगागर के कारण आयाम होता है E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस E05 डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलते जाए। लेकिन यहाँ अर्ध लगा है, इसका मतलब आधे तरंगागर के कारण होगा, तो इसको 1/2 E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस, इस प्रकार से लिखेंगे, यानी इसका क्या कर दिया? हाफ कर दिया। फिर अपने जानते हैं कि इसके कारण जो भी परिणामी इसका निकालो, तो पहले का आधा आयाम होगा, तो 1/2 पहले का आधा, यानी E01 1/2 ये बचेगा। तो अर्ध तरंगागर WO2 के कारण आयाम, ये आयाम है, आयाम कितना? 1/2 इंटू E01 1/2, या कह दो E01 1/4। इतनी बात समझ में आ गई होगी भी, ये किस प्रकार से मैंने निकाला है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसके कारण? P2 के ऊपर तरंगागर के भाग O2A के कारण आयाम, भी तीव्रता बाद में निकाल लेंगे, पहले आयाम निकाल लें, उसका वर्ग करके अपने तीव्रता निकाल लेंगे। तो ये देखो, मान ले अगर कि O2A जो भाग है उसके अंदर सिर्फ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का आधा भाग ही दिखाई देता है। वापस से सुनना कि इस O2A वाला जो भाग ये है, यहां से ओपन है, मतलब इसके सामने कौन आ रहा है? ये कहे सिर्फ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध आ रहा है, और प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का भी कितना भाग है? उसका भी आधा भाग। तो उसके कारण P2 पर क्या होगा? आयाम होगा। यानी यदि भी अपने ने कंडीशन ली है इसके लिए, यदि
P2 पर प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम है। तो सिर्फ प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम है, और प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण और उसके भी किस भाग के कारण, P2 पर प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के आधे भाग के कारण, आधे भाग के कारण, ये बीच में यहां आ जाएगा, इसके कारण है। तो देखो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण आयाम है, तो प्रथम का तो आयाम ये होता है E01, और उसके भी कितने भाग के कारण, आधे भाग के कारण, तो कितना आ जाएगा E01/2। अब देखो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के आधे भाग के कारण आयाम E01/2 हो गया, और ये आधे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण यानी O2W तक का भाग हो गया। तो कुल अगर आपने आयाम की बात करें, अतः P2 पर परिणामी आयाम कितना, E01/4 प्लस E01/2 कितना आ जाएगा, इसको अपने एलसीएम लेकर के हल कर लो, यानी ये आ जाएगा E01/4 प्लस E01/2 3 आ जाएगा, यानी 4 एलसीएम आ रहा है, यहाँ आ जाएगा E01 प्लस 2 E01 3 E01/4। कहने का मतलब P2 पर परिणामी जो आयाम है वो कितना आ गया, 3/4 E01 इसके बराबर आ गया। अगर अपने तीव्रता निकालें तो तीव्रता कितनी हो जाएगी, अतः P2 पर तीव्रता आपको पता है कि आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो आयाम कितना 3/4 E01, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 9/16 बन जाएगा E01 का स्क्वायर। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध के कारण क्या है, आयाम का स्क्वायर है, तो 9/16, और क्या आ जाएगा I1। ये कह सकते हैं कि P2 पर तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, प्रथम कटिबंध के कारण तीव्रता की कितना गुणा, 9/16 गुणा, ठीक है, ये आ गया अपने पास। ये तो एक कंडीशन अपने ने ये ली थी कि सिर्फ O2A वाले भाग से प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का आधा भाग ही दिखाई देता है या खुला रहता है। ये जरूरी नहीं है, अपने ये भी तो कह सकते हैं कि यदि O2A वाले भाग में से 2 अर्धावर्ती कटिबंध यानी खुले रहते हैं, तो यहां क्या करना पड़ेगा कि यदि 2 अर्धावर्ती कटिबंध खुले रहे तो सेकंड, यदि O2A से 2 अर्धावर्ती कटिबंध खुले रहते हैं, तो 2 अर्धावर्ती कटिबंध खुले रहेंगे लेकिन उसके आधे भाग के कारण आयाम होगा, इसलिए प्रथम के कारण E01/2, दूसरे के कारण कितना माइनस, क्योंकि एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है आयाम, ठीक है, प्लस माइनस, पहले का आधा दूसरे का आधा, या इसको आप लिख सकते हो E01 माइनस E02 डिवाइड बाई 2। दोनों मान लगभग क्या है भाई, E01 लगभग बराबर किसके होंगे, E02 के लगभग बराबर आएंगे। तो अपने यहाँ पे ये कह सकते हैं, या इसको जैसे पहले के कारण आ गया आयाम, जैसे अलग अलग पड़े रहने दो, E01/2 माइनस E02/2, और आधे के कारण ये रहा E01/4, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, कुल
यानी P2 पर कुल आयाम किसके और किसके आधे भाग के कारण, यानी ये तो आएगा ही आएगा E नोट 1/4 प्लस कौन सा E नोट 1/2 माइनस क्या E नोट 2/2। इसको फिर ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये तो आएगा 3/4 E नोट 1 माइनस E नोट 2/2। इसमें इतना आ जाएगा। जैसे एक अर्धावर्ती कटिबंध का आधा भाग दिखाई देता है तो अपने पास आयाम 3/4 E नोट 1 के बराबर आया। जब दो रहते हैं तो 3/4 E नोट 1 माइनस E नोट 2/2 के बराबर आया। इसकी तीव्रता अपने ने निकाल ली, उसमें तीव्रता निकालो तो दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। या अपने देखो यहां से रिजल्ट क्या निकला, ये रिजल्ट निकला कि जैसे जैसे यानी आकार बढ़ता जाएगा किसका, जैसे O2A में से जैसे जैसे कटिबंधों की संख्या मान लो पहले एक था तो तीव्रता ज्यादा आ रही थी कंपेयर टू किसके, दो अर्धावर्तीय कटिबंधों के अगर दो आधे भाग दिखाई देते हैं तो उसकी तुलना में। तो जैसे जैसे O2A का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आयाम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ अपने ने दो के लिए कंपेयर कर ली भाई, इसलिए मैंने एक अर्धावर्ती कटिबंध लेकर के चली, फिर मैंने दो लेकर के देखा। अब दोनों से अपने ने ये कंपेयर कर ली कि अगर एक होता है अर्धावर्ती कटिबंध दिखाई देता है तो उसके कारण आयाम ज्यादा आता है, तीव्रता भी ज्यादा आती है। दो के कारण आयाम कम हो गया तो तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कटिबंध जितने ज्यादा दिखाई देंगे उतना ही वहां आयाम या तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे P2 को और ऊपर लेते जाएंगे तो वहां तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो देखो डायग्राम अगर बनाना चाहिए तो अपने किस प्रकार का, शुरू में कहा था कि P बिंदु हमेशा कैसा होगा, दीप्त होगा, यानी इस F और G के बीच में जो छाया क्षेत्र है उस छाया क्षेत्र के अंदर ये P, ये मान लेते हैं G और ये कह दे F। इस G और F के बीच में भाई ये P बिंदु हमेशा दीप्त होगा। तो देखो इंटेंसिटी इस प्रकार से ऊपर ऊपर बनाना है, भी इस प्रकार से आयाम का मान बराबर होने चाहिए, इधर भी यानी इस प्रकार से। जैसे ही अपने बात करें कौन से बिंदुओं की, F और G वाले, F और G की अगर बात करेंगे तो पहले तो इंटेंसिटी का मान जैसे बढ़ेगा भाई, यानी ज्यादा होगा। प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध का सिर्फ आधा भाग दिखाई देगा तो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आयाम क्या होता जाएगा या तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहे ये अपना कौन सा बिंदु है, ये जो सेंटर पर अपने ने P बिंदु लिया है वो P है और इधर अपने ने क्या ली है, इंटेंसिटी ली है। ये बिंदु G यानी G जो नीचे वाला बिंदु लिया है उससे नीचे अगर दूरी बढ़ती जाती है तो तीव्रता का मान घटता जाता है दूरी के साथ। ये F वाला बिंदु जो ऊपर का लिया है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे P2 पर आयाम या तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन छाया में जो क्षेत्र अपने ने G और F वाला जो लिया है उसके अंदर ये कहा था कि भी यहाँ पर जो आयाम होगा या ये P बिंदु होगा वो हमेशा कैसे होगा और समान वलय बनेगी। डेंसिटी दिखा रखी है, इक्वल दिखा रखी है, ये सारी की सारी